Good evening, dear friends. These are the previous year questions of NDA एग्जामिनेशन और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2016 का पेपर है ये। एंड मैं आपको आपके सामने मैं ये पेपर में रीड करूँगा और आपको 10 सेकंड के अंदर इसके आंसर देने होंगे। तो आप अपने नोटबुक को साथ में रखेंगे और अपने आंसर्स को चेक कर लेंगे और 10 सेकंड के बाद मैं अपना आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, इन द 19th century द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स इन जापान्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर मेनली। अब यहाँ पर दो बातें हैं, ऑप्शंस तो आप रीड कर ही रहे हैं। 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 1800 के बाद का पीरियड जो 1801 से लेकर 1900 तक का जो पीरियड है वो 19th सेंचुरी कहा जाएगा। तो कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं, हालांकि इस लेवल पर कन्फ्यूजन नहीं होता है 11th-12th के लेवल पर, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ बताना जरूरी समझा। इन द 19th century द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स इन जापान्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर मेनली। फर्स्ट ऑप्शन इज जापानीज मेन एंड चिल्ड्रन। सेकेंड ऑप्शन जापानीज women एंड चाइनीज मेन। थर्ड ऑप्शन women एंड डी जापानीज एंड चाइनीज मेन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जैसे चाइनीज भी लिखा हुआ है, तो ये समझने के का एक दिमाग में रखना कि वंस अपॉन अ टाइम जापान वाज बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Japan was a mighty power like America or Russia like that, so it was also mighty power. तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, इसमें फर्स्ट अब तक आपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे, जिनके भी आंसर्स जिनको आता है जिनको नहीं आता है वो 10 सेकंड बहुत सफिशेंट समय होता है। तो पहले का आंसर होगा विमेन। अब ये इस बात को इंडिकेट करता है कि 19th सेंचुरी का जो समय था, इन दैट पीरियड विमेन का रोल कितना बड़ा था और विमेन एम्प्लॉयड थी। इसका मतलब ही है कि दे आर एजुकेटेड एंड जो हम आज के अगर भारत की बात करें, हालांकि इंडिया के एंशिएंट पास्ट तो बहुत ही ग्लोरियस था और कि ये मध्यकाल है जिसमें औरतों की स्थिति खराब हुई जब बाहर के जो आक्रमणकारियों ने स्थिति खराब की। वरना आज के अगर हम भारत की बात करें, जिसको हम मॉडर्न भारत कहते हैं, उस 19th सेंचुरी में जापान की स्थिति वो थी। तो इससे हम जापान के डेवलपमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत का बीच बीच में रेफरेंस देना जरूरी हो जाता है, इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि भारत बहुत बैकवर्ड था। भारत बैकवर्ड नहीं था, इंडिया वॉज अ क्वाइट डेवलप्ड। जब हमारे यहाँ वेद की ऋचाएँ लिखी जाती थी और वेद पुराण का पाठ हुआ करता था, उसमें वेदों की ऋचाओं में और सबको महिलाओं का स्थान था, उनको पूरा इक्वल राइट्स हुआ करते थे। लेकिन ये मेडिवल टाइम था जब स्थिति खराब हो गई, जब औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुए, बहुत तरह की गलत स्थिति उनके साथ हुई। इसके बाद फिर अंग्रेजों का समय आया, तो अंग्रेजों ने भी दुर्व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक मॉडर्न एजुकेशन भी लाया। हालांकि वो मॉडर्न एजुकेशन गुरुकुलों को जलाकर या उसको नष्ट करके उनको अपना रूल स्थापित करना था, ताकि वो इस देश पर राज कर सकें और इस देश के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किए। तो एक अलग तरह का नैरेटिव उन्होंने इस्टेब्लिश किया और ये जानते थे कि मैकाले का पूरा इतिहास देखा जाए या जो वेस्टर्न जो राइटर्स हैं, जो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च नई आ रही है, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एक वेल प्लान तरीके से अंग्रेजों ने काम किया था। खैर, तो एक बहुत लंबा विषय है, तो विमेन इसका आंसर विमेन होगा। ओके, लेकिन नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द पावर लूम दैट रिवोल्यूशनाइज्ड द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो आज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखते हैं, तो पावर लूम की वजह से, पहले हैंडलूम पर काफ़ी काम होते थे, तो इसकी चर्चा तो कबीरदास के दोहों में भी दिखाई देती है। खुद ही जुलाहे माना जाता है कि जुलाहे संप्रदाय से वो थे। तो खैर, उनके जन्म और मृत्यु को लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हमारे सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन ABCD, एडवर्ड कार्टराइट, सैमुअल क्रॉम्पटन, इस तरह की मशीनें भी आती हैं, रिचर्ड आर्कराइट एंड जेम्स आर गिब्स। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शंस में आपने अभी तक आंसर चूज कर लिया होगा। इसका भी सही आंसर क्या होगा? दूसरा है इसका रिचर्ड आर्कराइट।
तो हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द पावर लूम दैट रिवोल्यूशनाइज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो थोड़ा सा अगर मॉडर्न समय में अगर भारत में देखें तो तिरुपुर तमिलनाडु में एक जगह है, वो बहुत ही बड़ा मार्केट है, एशिया का संभवतः सबसे बड़ा मार्केट है। अगर उसको रिप्लेस नहीं किया गया हो तो सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था। और आज के एज ऑन डेट आज मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा मार्केट है एशिया में तिरुपुर। तो वहाँ से फॉरेन जितने भी टेक्सटाइल ओनर्स होते हैं वो परचेज करते हैं एंड देन वो अपनी मुहर लगा के मार्केट में बेचते हैं एंड देन वी थिंक दैट कि हम फॉरेन मेड पीटर इंग्लैंड या दूसरे की शर्ट हम लोग परचेज कर रहे हैं, पहन रहे हैं और अपने आप को ग्लैमराइज्ड महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्दो यूज्ड अर्लियर बाय फ्रेंच एंड जर्मन राइटर्स, द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लिश वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय whom। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो ऑल्दो यूज्ड अर्लियर बाय फ्रेंच एंड जर्मन राइटर्स, जर्मन और फ्रेंच राइटर्स ने सबसे पहले यूज किया था इस टर्म को, लेकिन इस टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, लेकिन इसको पहली बार अंग्रेजी में सबसे पहले इसको पॉपुलराइज करने वाले कौन थे। और आपके सामने हैं एडम स्मिथ, आर्नल्ड टनबी, जेम्स मिल एंड बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड होना चाहिए था, बर्ट्रैंड रसल, हाँ, और टनबी, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे आप, अर्नल्ड टनबी। तो एडम स्मिथ, अर्नल्ड टनबी, जेम्स मिल और बर्ट्रैंड रसल, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच एंड जर्मन राइटर्स द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लिश वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड। अब इसका सही आंसर होगा, आप अभी तक आपने अपने आंसर से ढूंढ लिए होंगे, सब सर्च कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा, पहला आंसर होगा एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ के बारे में कह दूँ, इनको मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है उसको उसके फादर जनक माने जाते हैं। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। और इनकी जो बुक थी 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, और साइंस ऑफ वेल्थ, इनकी जो थ्योरी थी साइंस ऑफ वेल्थ, तो इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, का अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और इनकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन प्रारंभिक समय में जो उस समय का जो समाज था उसके आधार पर उन्होंने अपने एक सिद्धांत दिया, एक स्टेटमेंट दिया। और उनकी सारे उनका जो ज्ञान है, उनकी जो थ्योरीज है वो 76 में उनकी जो किताब जिसको शॉर्ट में कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ब्रिटिश कॉलोनलिज्म कंटिन्यूड टू ग्रो स्टेडली इन द 18th and 19th centuries। दूसरा है, रॉ कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नीडेड टू बी इम्पोर्टेड एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above is or are correct, only A, only 2। ये इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, सिविल सर्विसेज में भी की एग्जाम में ज़्यादा आते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल छोटे एग्जामों में 10th 11th 12th की एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आने लगे हैं। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जा रहा है और यूपीएससी एग्जाम में तो बहुत पहले से आ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट कहता है कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म आप जानते हैं कि जो फॉरेन पावर्स जो दूसरे देश के ऊपर अपना कब्जा करते हैं उनको एनेक्स करते हैं, उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो वो इस तरह का जो रूल होता है उसको हम कॉलोनिज्म कहते हैं और ये इम्पेरियलिज्म के तहत किया जाता है। तो ब्रिटिश कॉलोनिज्म कंटिन्यूड टू ग्रो स्टेडली इन द 18th and 19th century। तो 18th और 19th सेंचुरी में ये ग्रो करता रहा। ये पहला क्वेश्चन ये कहता है, ब्रिटिश कॉलोनिज्म कंटिन्यूड टू ग्रो स्टेडली इन द 18th and 19th century। तो क्या 18 और 19वीं शताब्दी में ये ग्रो करता रहा, ये एक प्रश्न। और हमको करना क्या है, गिवन इज करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स। ओके, रॉ कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नीडेड टू बी इम्पोर्टेड। देखिए, अब ब्रिटिश कॉलोनिज्म कंटिन्यूड टू ग्रो स्टेडली इन द 18th and 19th century। तो कॉलोनिज्म 18th और 19th सेंचुरी में इनका वो उस गति से नहीं बढ़ा, ये बात पहले हमको ध्यान रखना होगा। तो इस क्वेश्चन में रॉ कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नीडेड टू बी इम्पोर्टेड, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। तो मेरी समझ से फोर्थ का जो ऑप्शन होगा वो दूसरा मुझे सही लग रहा है, रॉ कॉटन
फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नीडेड टू बी इम्पोर्टेड। तो ये बिल्कुल सही है, और इसलिए उन्होंने इंडियन गुड्स वगैरह के ऊपर हाई टैक्सेस, एक्सपोर्ट पर हाई टैक्सेस लगाए थे ताकि वो कॉस्टली हो जाए और उनकी डिमांड फॉरेन में घट जाए, और अपने यहाँ जो प्रोड्यूस जो गुड्स थे मैनचेस्टर वगैरह में जो प्रोडक्शन होता था, सो दे रिड्यूस द फ्री कर दिया था उन्होंने एक तरह से। तो इस तरह का उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर द रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें अंग्रेज जो है वो हार गए थे। डिफीट ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला हमारे पास ऑप्शन है द रिमोटनेस ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड द लैक ऑफ गुड रोड्स, चलिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्टेंस, दो कारण थे ताकि ट्रुप्स वगैरह नहीं पहुंच पाते हैं, ये देना चाहते हैं। दूसरा है कि द ब्रिटिश अथॉरिटीज फेल टू रैली द लॉयलिस्ट अमेरिकन्स, ओके, उनके साथ वो लॉयलिस्ट को नहीं अपना पाए, इस तरह की बात ये कहना चाहते हैं। द अमेरिकन्स बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन के जो लीडरशिप थी उससे काफ़ी ये एनर्जाइज हुए थे अमेरिकन। और चौथा है द अमेरिकन्स हैड एक्सेस टू सुपीरियर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो अमेरिकन को अच्छे हथियार मिल गए थे। तो अच्छे हथियार तो मिलने का तो प्रश्न बिल्कुल ही नहीं होता है, ओके। तो और द रिमोटनेस ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये दूरी तो भारत से भी थी, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने काफ़ी समय तक वो रूल करते रहे। और द ब्रिटिश अथॉरिटीज, तो इसमें से तो सही तो दूरी सब सारे थोड़े बहुत सही हो सकते हैं, बट जो MCQ का एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। तो यहाँ पर फिफ्थ का जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जॉर्ज वाशिंगटन, और उन्हीं के नाम पर वाशिंगटन DC का नाम ही पड़ा, तो अमेरिका की जो कैपिटल है। तो ये इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो ओनली 3 जो है ना, ये बी ऑप्शन ओनली 3, द अमेरिकन बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन, ये ज़्यादा सही है, ओके। तो हम 5 क्वेश्चन हमने देखे इसमें।